जी गुड मॉर्निंग। ध्यान दीजिए भाई इधर। तो अपन कर रहे थे कंसाइनमेंट। आइए एक बार रिवाइज करते हैं पहले कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट हमने देख लिया था कि लगभग लगभग 10 मार्क्स का ये चैप्टर आपके पास आता ही आता है पेपर में। लगभग सा आ रहा है, किसी किसी अटेम्प्ट में ये आपके पास कम हुआ है। हमने कहा था सेल और कंसाइनमेंट में डिफरेंस है। सेल में क्या होता है, ओनरशिप और पोजीशन दोनों किसके पास चली जाती हैं, बायर के पास चली जाती हैं। तुरंत बायर के पास ओनरशिप भी चली जाएगी, पोजीशन भी चली जाएगी। ओनरशिप जाएगी तो क्या पैसा देने के लिए लायबल बन जाएगा ये, यस। तो इनके बीच रिलेशन कैसा होता है, डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशन होता है। सेलर क्रेडिटर है और बायर जो है वो डेटर है। ये पैसा देने के लिए लायबल हो जाएगा। कोई भी नुकसान होगा तो वो किसका होगा, अब बायर का होगा। क्या बायर गुड्स वापस कर सकता है, नहीं। तब तक नहीं कर पाएगा जब तक सेलर एग्री नहीं करेगा। सेलर एग्री करेगा तो ही वापस कर पाएगा। बात समझ में आई। जबकि कंसाइनमेंट में क्या होता है, कंसाइनमेंट मींस टू कंसाइन गुड्स, दैट मींस टू सेंड गुड्स, गुड्स को भेजना। इसमें पोजीशन तो सामने वाली पार्टी के पास चली जाएगी लेकिन ओनरशिप खुद के पास ही रहेगी। जो पार्टी गुड्स सेंड कर रही है उसको क्या बोलते हैं अपन, कंसाइनर। जिसको गुड्स भेजे जा रहे हैं उस पार्टी को बोलते हैं हम कंसाइनी। यहां पर ओनरशिप अभी भी कंसाइनर के पास है और आपके पास पोजीशन किसके पास चलेगी, कंसाइनी के पास। तो एक ऐसा रिलेशन है प्रिंसिपल और एजेंट का। ये जो कंसाइनी है ये किसके बिहाफ पर, कंसाइनर के बिहाफ पर आगे सेल करेगा बायर को। और जब ये बायर को सेल करेगा तो ये डायरेक्टली ओनरशिप किससे किसके पास चली जाएगी, कंसाइनर से आपके पास बायर के पास डायरेक्टली ओनरशिप चली जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई यहां तक, क्लियर। फिर अपन ने बात करी यहां पे कि कंसाइनर जब ये गुड्स भेजेगा तो क्या कोई डॉक्यूमेंट भेजेगा, कुछ स्टेटमेंट भेजेगा, कुछ जो भी गुड्स भेज रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, यस। उसको क्या बोलते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस। क्या ये इनवॉइस है, नहीं। ये क्या है, परफॉर्मा इनवॉइस। इट लुक्स लाइक इनवॉइस बट नॉट एन इनवॉइस। सिर्फ इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द गुड्स सेंट देना है, प्रोवाइड करना है सामने वाले पर्सन को, कंसाइनी को। कंसाइनी पीरियड के एंड पर क्या देगा, अकाउंट सेल्स देगा। और उस अकाउंट सेल्स में क्या क्या डिटेल्स होंगी, इसने पूरे पीरियड में कितनी सेल्स करी है, इसके पास में कितने अनसोल्ड गुड्स हैं आपके पास में, या इसका कितना कमीशन बनता है, इसने कितने खर्चे किए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको किससे मिल जाएगी, अकाउंट सेल्स से मिल जाएगी। क्लियर। फिर अपन ने एंट्रीज की, दो तरीके का कमीशन होता है। वैसे कमीशन 3 तरीके का होता बताया था, एक ऑर्डिनरी कमीशन, एक डेल क्रेडिट कमीशन, एक ओवरराइडिंग कमीशन। ये जो ओवरराइडिंग कमीशन है ये आपके पास क्वेश्चन स्पेसिफिक बताएगा, तब आप ऑटोमेटिक लग जाएगा, कुछ अलग नहीं था। इन दोनों को समझो, ऑर्डिनरी कमीशन एंड डेल क्रेडिट कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन मतलब साधारण कमीशन। और जब कमीशन नॉर्मल मिलेगा तो क्या कंसाइनी बैड डेप्ट बियर करने के लिए आपके पास रेस्पॉन्सिबल या एग्री करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। कहेगा भाई थोड़ा सा कमीशन दे रहे हो और उसमें भी बैड डेप्ट मैं बियर करूं, ऐसा नहीं चलेगा। मींस जब ऑर्डिनरी कमीशन देते हैं तो कौन रेस्पॉन्सिबल होता है बैड डेप्ट्स के लिए, कंसाइनर। जब मोटा कमीशन देंगे, डेल क्रेडिट कमीशन, मोटा कमीशन देंगे तो रेस्पॉन्सिबल कंसाइनी हो जाएगा। क्यों, सामने वाला कहेगा कंसाइनर कि भाई जब मैं मोटा कमीशन दे रहा हूं तो बैड डेप्ट का जो भी लॉस होगा वो भी तुम्हारा ही होगा। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये हमने बात करी थी। नेक्स्ट फिर अपन ने पढ़ा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। हमने कहा कंसाइनी क्या करेगा, कंसाइनी को तो सिर्फ अपना कमीशन से मतलब है, या कितना पैसा दिया है या लिया है, बस वो 3-4 एंट्री करता है इस चीज की, बाकी वो एंट्रीज नहीं करता है। उसको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं करना है। बट कंसाइनर क्या जानना चाहता है, वो हर एजेंट से, बताया था कि कंसाइनमेंट लगता ही कहां है, जहां पर एक पर्सन को अपनी सेल्स बढ़ानी है, मार्केट शेयर बढ़ाना है। यहां से ऑर्डर करूंगा मैं, साउथ से मान लो कोई ऑर्डर आया और यहां से मैं गुड्स सेंड करूंगा तो टाइम लगेगा। इसलिए मैं अपने अलग अलग सिटीज में एजेंट अपॉइंट कर लेता हूं और हर एजेंट से क्या निकालना चाहूंगा, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ताकि मैं उस एजेंट के साथ बिजनेस करूं या ना करूं ये डिसाइड कर सकूं। तो जब हर एजेंट से आपको बिजनेस या प्रॉफिट या लॉस निकालना है उस बिजनेस से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर कंसाइनमेंट के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। और जिस भी अकाउंट का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना होता है वो किस नेचर का अकाउंट होता है, पर्सनल नॉमिनल नेचर का होता है। तो यहां पे जो कंसाइनमेंट है वो किस नेचर का हो जाएगा, दैट इज नॉमिनल कम पर्सनल अकाउंट।
ये हमने बात कर ली थी, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है। कंजाइनर की बुक्स देखते हैं, एक सेपरेट कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है, तो जितने भी खर्चे होंगे भेजने के, इन गुड्स को सेल करने के कंसाइनमेंट पे, वो सारे खर्चे कंसाइनमेंट में डेबिट होंगे, और जितनी भी इनकम होगी वो सब कंसाइनमेंट में क्रेडिट होगी। क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो प्रॉफिट आ जाएगा, डेबिट साइड बड़ी होगी तो लॉस आ जाएगा। मींस खर्चे ज्यादा हैं तो लॉस होगा, इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। पहली एंट्री गुड्स भेजने की, जैसे गुड्स सेंड करे तो एंट्री क्या करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स भेज रहे हैं, सेल करने के लिए खर्चा है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। टू सेल्स नहीं कर सकते क्योंकि सेल अभी है नहीं, तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यहां तक बात समझ में आई? सामने वाला पर्सन कोई एंट्री डालेगा नहीं, कंसाइनी। अच्छा, अगर ये कॉस्ट पर भेजे तो कॉस्ट प्राइस से एंट्री होती है, अगर इनवॉइस प्राइस पर भेजे तो इनवॉइस प्राइस पर एंट्री होती है। 50,000 के गुड 60,000 में भेजे तो ये एंट्री कितने पर, 60,000 60,000। और 10,000 से क्या करेंगे फिर, 10,000 से क्या करेंगे, आपके पास रिवर्स एंट्री कर देंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। लोडिंग हटा देंगे, जितना इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा वो पार्ट हम इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे, अपोजिट एंट्री डालकर। समझ में आ गया? नेक्स्ट, एक्सपेंस कंजाइनर करेगा। अगर कंजाइनर खर्चा करेगा तो कंसाइनमेंट का खर्चा है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक या क्रेडिटर। और अगर कंजाइनी खर्चा करेगा तो बताओ, कंजाइनी खर्चा कर रहा है तो अब क्या ये खर्चा हमारा है कंसाइनमेंट पे? यस, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, पैसा किसको देना है, कंजाइनी को देना है, टू कंजाइनीज अकाउंट। और कंजाइनी क्या कहेगा, टू बैंक या टू क्रेडिटर, हमने खर्चा किया लेकिन ये हमारा खर्चा नहीं है, हम तो किससे लेंगे, कंजाइनर से, तो कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा मिला है एडवांस, तो कैश आया, बैंक आया, बीआर आया, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट टू किससे आया, कंजाइनी। और ये कंजाइनर को देगा तो कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश टू बीपी। ये क्या कर रहा है, कंजाइनर रिसीवर है ना, दे रहा है, तो कंजाइनर डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू कैश बैंक और बीपी। इसके बाद और एंट्रीज पढ़ी आपने, सेल करी, सेल करी तो ये इनकम है, इनकम है तो कंसाइनमेंट क्रेडिट होगा, और ये पैसा लेना किससे है, कंजाइनी से, तो कंजाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ये क्या कहेगा, डेटर या कैश अकाउंट डेबिट, क्या तो डेटर बनेंगे या तो कैश आएगा, डेबिट किसको देना है पैसा, कंजाइनर को, तो उसकी अपनी लायबिलिटी बनाएगा, टू कंजाइनर्स अकाउंट। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कंजाइनी, सेम एंट्री हो जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी, यहां कर देगा कंजाइनर टू बैंक। नेक्स्ट, कमीशन पेबल, कमीशन की ये एंट्री क्या करेगा, खर्चा किसका है, कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू किसको देना है, कंजाइनी को देना है, टू कंजाइनीज अकाउंट। और ये क्या एंट्री डालेगा, कंजाइनर से लेना है, कंजाइनर को डेटर बनाएगा, कंजाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन अर्नड अकाउंट। ठीक है। और गुड्स टेकन ओवर बाय द कंजाइनी, कंजाइनी खुद गुड्स ले ले या सेल करे, बात तो एक ही है, तो हम टू कंसाइनमेंट और क्या करेंगे, किसके कम कर देंगे, अब हम आपके पास क्या, आपके पास टू कंसाइनमेंट कर दिया और पैसा किससे लेना है, कंजाइनी से, तो कंजाइनीज अकाउंट डेबिट, उसको डेटर बना देंगे, टू कंसाइनमेंट। ये वही एंट्री डालेगा, कमीशन को कम कर लेगा, कमीशन एंड अकाउंट डेबिट टू किसको देना है, कंजाइनर। ठीक है। नेक्स्ट आ गया बेड डेप्ट। बेड डेप्ट में अगर ऑर्डिनरी कमीशन है तो ऑर्डिनरी कमीशन में खर्चा किसका, कंजाइनर का, तो कंजाइनर क्या एंट्री डालेगा, अपनी बुक्स में एक्सपेंस आपके पास डेबिट करेगा, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और अब पैसा कम किससे लेगा, कंजाइनी से, तो दैट इज कंसाइनमेंट टू कंजाइनी। यहां तक बात समझ में आ गया? और ये क्या करेगा एंट्री, ये कहेगा कि बेड डेप्ट मेरा लॉस नहीं है, ये लॉस किसका है, कंजाइनर को पैसा कम देना है, तो कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये एंट्री हो जाएगी यहाँ पे। और अगर डेल क्रेडिटर कमीशन है तो ये कोई एंट्री नहीं डालेगा, ये दो एंट्री डाल लेगा आपके पास में, या डायरेक्ट कह दो कि बेड डेप्ट में कर देगा, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, और फिर बेड डेप्ट को राइट ऑफ करेगा किसमें, कमीशन अर्नड अकाउंट में, इसका कमीशन कम हो जाएगा। अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री जैसे क्या होती थी, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, वैसे ही क्या होती है, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्लियर यहां तक? लेकिन मैंने बताया था इसकी जब कॉस्ट निकालोगे तो कॉस्ट क्या होगी, क्या तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, बट जो कॉस्ट निकालते हैं वो कॉस्ट कहां तक होती है, अप टू द गोडाउन ऑफ द कंसाइन। क्लियर यहां तक? ये भी बात अपन ने कर ली थी। और फिर अपन ने बात करी, देखिए ये अपन ने क्वेश्चन कर लिया था, किसी को कोई डाउट क्वेश्चन के अंदर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर लिया था, और मैंने आपको ये बताया था, ये क्वेश्चन करवाया था, इसमें अकाउंट बनाना सिखा दिया था। फिर मैंने इनवॉइस प्राइस पे बताया था कि जब भी आप इनवॉइस प्राइस पर गुड्स भेजते हैं, रीजन बताया था क्यों भेजते हैं इनवॉइस प्राइस पर, ताकि
कंजाइनी को हमारे प्रॉफिट के बारे में ना पता चले कि हमें एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको ये नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा यहां पर एक एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी। पहली वाली एंट्री इनवॉइस प्राइस पर करो और फिर जितना लोड है उतना क्या कर दो, आप एक्सक्लूड कर दो। तो एक्सक्लूड करने का तरीका अपोजिट एंट्री कर दो, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, अपोजिट कर दिया 10,000। बाकी एंट्री सेम रहेंगी और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा पहले उसको किस पर वैल्यू करेंगे, इनवॉइस प्राइस पर। किस पर वैल्यू करेंगे, इनवॉइस प्राइस पर। मींस यहां जहां पहले अपन कॉस्ट लेते थे यहां क्या लेंगे, इनवॉइस प्राइस। तो 60,000 का 1/5 स्टॉक में कितना, 12,000। इनवॉइस प्राइस ले लिया, कॉस्ट लेता तो 10,000 लेता, बट मैंने क्या किया, 12,000 लिया इनवॉइस प्राइस। खर्चे वैसे ही जोड़ेंगे जैसे जोड़ते थे, कंजाइनर के सारे ले लेंगे, कंजाइनी के सिर्फ अप टू गोडाउन ले लेंगे। ये आ जाएगा 12,600। अब इस 12,600 में कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, आपको देखना था। सिर्फ 12,000 में 2,000 इंक्लूडेड है ना। मैंने बताया था प्रॉफिट एलिमेंट हमेशा सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस प्राइस पे, क्योंकि इसको हमने इन्फ्लेट थोड़ी ना किया है, तो उतने ही खर्चे हैं। तो आपको ध्यान रखना था प्रॉफिट हमेशा इसी पर निकलेगा। क्वेश्चंस में हम देखेंगे। तो एक एंट्री इसकी लोड हटाने की होगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ये दो एंट्रीज एक्स्ट्रा होंगी, बाकी प्रॉफिट सेम ही आएगा। हाँ, इसका जो 60,000 का लोड है वो यहां 10,000 कैंसिल कर दिया, और ये 12,600 में जो लोड था 2,000 वो यहां कैंसिल कर दिया। बाकी आंसर आपके पास सेम आएगा। फिर मैंने बताया नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है, अनअवॉइडेबल। ये तो होगा ही होगा, ये अनअवॉइडेबल है, ये प्रेडिक्टेबल है, पहले से पता है कि इतना लॉस तो आपका होगा ही होगा। इसको हम अलग से वैल्यू नहीं करते हैं, इसका कोई वैल्यूएशन नहीं होता। जो रिमेनिंग इफेक्टिव यूनिट्स हैं उन पर इस लॉस को क्या कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। तो स्प्रेड ओवर द इफेक्टिव यूनिट्स एंड कोई सेपरेट एंट्री इसके लिए हम कोई रिकॉर्ड नहीं करते। एग्जांपल यह था 10,000 केजी एप्पल्स परचेज करें, 30 रुपीज के हिसाब से कितना हो गया, 3,40,000 रुपए। फ्रेट का खर्चा कितना हो गया, 3,40,000 टोटल खर्चा किया। कितने किलो के लिए आपने, 10,000 केजी के लिए। 5% नॉर्मल, 15% नॉर्मल लॉस। तो 15% नॉर्मल लॉस मतलब कितना आएगा हमारे पास, ओनली 8,500 केजी। तो 3,40,000 कितने गुड्स की कॉस्ट मान लें, 8,500 केजी की। तो पर केजी कॉस्ट कितनी आ गई आपके पास, 40 रुपीज। अब स्टॉक में अगर 1000 यूनिट है तो कितने वैल्यू आ जाएगी, 40,000 आ जाएगी। कोई दिक्कत है इस बात में। फिर आ गया एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, अननेसेसरी या अवॉइडेबल लॉस होता है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। इसको वैल्यू करेंगे जस्ट लाइक इन्वेंट्रीज इन हैंड। इन्वेंट्रीज इन हैंड का मतलब हो गया क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक जो था, जैसे उसको वैल्यू किया, कोस्ट अप टू द गोडाउन ऑफ द कंजाइनी लिया, वैसे ही आपके पास में सेम एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट भी करना है। सेपरेट एंट्री रिकॉर्ड करी जाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी, क्या तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट कर देंगे। मैंने बताया था इसको कंसाइनमेंट में क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है, क्योंकि हम एक्चुअल में प्रॉफिट या लॉस जाना चाहते हैं हर कंसाइनमेंट पे। अगर ये एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तब क्या होता, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस में कंजाइनी का कोई रोल थोड़ी ना है। तो अगर मान लो वैसे प्रॉफिट हो रहा है, बट बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल लॉस अगर लॉस हो जाए आपके पास में कन्वर्ट, तो डिसीजन गलत हो सकता है हमारा। तो हम ऐसा हम चाहते हैं वो प्रॉफिट निकालें कि अगर एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो इस एजेंट से, इस कंजाइनी से हमें इस कंसाइनमेंट पर हमें कितना प्रॉफिट होता या लॉस होता। ठीक है यहां तक। इसमें आप एक एंट्री ये भी कर सकते थे इसके बजाय कि भाई इंश्योरेंस कंपनी ने जितना क्लेम दे रही है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, जितना क्लेम नहीं दे रहे हैं वो हमारा नुकसान है, उसको पीएनएल में डाल दो टू कंसाइनमेंट। मींस क्या तो एबनॉर्मल लॉस लिख दो या तो दोनों उसके बाइफर्केशन कर दो, एक ही बात है। कुछ जगह ये प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, कुछ जगह ये मिल जाएगी। फिर मैंने कहा था कि आपको ध्यान रखना है लॉस कहां हुआ, लॉस इन ट्रांजिट हुआ या लॉस इन हैंड हुआ। मींस द गोडाउन ऑफ कंजाइनी हो रहा है या रास्ते में लॉस हो रहा है, डिपेंड करता है। अगर रास्ते में हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा जो खर्चे इस पर इनकर हुए हैं बस वही ऐड करने, और आपके पास गोडाउन में हो रहा है कंजाइनी के, तो फिर तो सारे खर्चे गोडाउन तक लेने ही लेने हैं। बात समझ में आ गई, जैसे वैल्यू करते थे वैसे ही वैल्यू करेंगे। और एक बात और बताई कि अगर नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस एक ही क्वेश्चन में दोनों हो तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये पता होना चाहिए। ये जितना मैंने लिखवाया ना कॉन्सेप्ट में, ये एक एक वर्ड यहां छपा हुआ होना चाहिए
और उसके बाद क्वेश्चन में कोई ना तो दिक्कत आएगी ना कोई गलती होगी, इसके बाहर का कोई कॉन्सेप्ट होगा भी नहीं। लेकिन इतनी बात तो हमें याद होनी चाहिए। अगर दोनों हो, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, पहले किसका ट्रीटमेंट करेंगे? एबनॉर्मल लॉस का ध्यान रखना। पहले जितने गुड्स भेजे टोटल, उनकी क्या निकाल लो? कॉस्ट। कॉस्ट मतलब प्लस एक्सपेंसेस, सब कुछ इंक्लूड करते हुए। जैसे 3,40,000 जितने भी हमने भेजे, टोटल जितने हमने यूनिट्स, टोटल यूनिट्स की जितनी हमने सेंड करी है कंसाइनमेंट पे, उनकी टोटल कॉस्ट निकाल लो, दैट इज कॉस्ट प्लस एक्सपेंस। उसमें से एबनॉर्मल लॉस जैसे वैल्यू करते हैं वैसे वैल्यू कर लो। एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स यहां से माइनस कर दो, वो वैल्यूएशन जो भी वैल्यू आई वो यहां से माइनस कर दो। बैलेंस यूनिट्स, बैलेंस कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस, क्योंकि नॉर्मल लॉस का कोई अमाउंट नहीं होता तो नील, और ये आने के बाद डिवाइड कर दो, ये दिस इज कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी और इससे मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आती है? बहुत सिंपल है अगर समझ में आती है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है, दोनों आ जाए तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मैं तो बच्चों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। आप मैंने फिर ये समझाया था आपको, प्रॉफिट आपके पास अगर दे रखा है 20% ऑन कॉस्ट, कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? 20/100 ऑफ कॉस्ट या 1/5 ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है? 5 रुपए कॉस्ट है, 1 रुपए प्रॉफिट है, तो सेल कितनी? 6 रुपए, तो प्रॉफिट तो अब भी 1 ही रुपए रहेगा, तो दिस इज 1/6 ऑफ सेल्स। कन्वर्ट करना आना चाहिए। 25% ऑन कॉस्ट, बताओ 25% ऑन कॉस्ट, तो क्या हो जाएगा? इसको कैसे लिख सकता हूं? 25/100 ऑफ कॉस्ट, दैट इज 1/4 ऑफ कॉस्ट। कोई डाउट यहां तक? 4 रुपए की कॉस्ट है, 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो कितने की सेल हो जाएगी? 5 रुपए की, और 5 रुपए की सेल में कितना प्रॉफिट? प्रॉफिट तो 1 ही रुपए रहेगा, तो 1/5 ऑफ सेल। ये अपने आप समझ में धीरे धीरे आएगा आपको। 33 1/3 ऑन सेल, इसका मतलब 1/3 ऑन सेल। 3 रुपए की सेल में 1 रुपए का प्रॉफिट है, कॉस्ट कितनी हो गई? 2 रुपए, तो 1/2 ऑफ कॉस्ट। ये कन्वर्जन आना चाहिए, बहुत जगह यूज आएगा आपके पास। किसी को कोई दिक्कत है कहीं पर तो बता दो, क्या बताऊं उसमें, नॉर्मल और एबनॉर्मल में? क्वेश्चन में ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अभी तो बस आपको इतना समझ में आना चाहिए, जब नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों होते हैं तो पहले एबनॉर्मल का ट्रीटमेंट होगा, फिर नॉर्मल का ट्रीटमेंट होगा। एबनॉर्मल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं? जैसे कंसाइनमेंट स्टॉक का कर रहे थे वैसे ही करेंगे, तो वो वैल्यूएशन निकाल लेंगे पहले। उसके बाद टोटल जो गुड्स हमने कंसाइनमेंट पे भेजे हैं उनकी टोटल कॉस्ट निकाल लो, उसमें से एबनॉर्मल लॉस यूनिट माइनस कर दो, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू माइनस कर दो, जो बैलेंस आ गया उसमें से नॉर्मल लॉस की यूनिट्स माइनस कर दो। ये इतनी इफेक्टिव यूनिट्स की इतनी कॉस्ट है, तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन आएगा, ज्यादा बेटर समझ पाओगे। अभी कुछ चीजें हैं जो हमें अभी क्वेश्चन नहीं किए ना, तो आपको थोड़ा लग रहा है, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे अब तो आपको ये बात समझ में क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी, कोई दिक्कत? इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन 3, 1000 टॉयज कंसाइन्ड बाय रोजी एंड कंपनी, मैं आर लिख लेता हूं, ऑफ कैलकाटा टू साहू ऑफ श्रीनगर, ठीक है, साहू ऑफ श्रीनगर, एट अ कॉस्ट ऑफ 1000 टॉयज एट द रेट कॉस्ट ₹150 ईच। रोजी एंड कंपनी पेड फ्रेट, तो इनके जो भी खर्चे हैं वो देखो, फ्रेट ₹10,000, इंश्योरेंस ₹1,500, ड्यूरिंग द वॉयज 100 टॉयज वर टोटली डैमेज्ड बाय फायर। ध्यान से देखना, लॉस बाय फायर, इन ट्रांजिट हुआ है ना 100 टॉयज, एंड हैड टू बी थ्रोन ओवर बोर्ड, उनको वहीं फेंकना पड़ा। साहू टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग टॉयज, ध्यान से, तो यहीं पे डिस्ट्रॉय हो गए, तो यहां पे डिलीवरी कितने ली इसने? बताओ, डिलीवरी कितने की ली इसने? तो आप कह सकते हैं, मैं लिख भी देता हूं, 900 टॉयज की डिलीवरी ले ली। क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे समझना है और लिखना है। एक बार क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गया, आंसर की तो गारंटी है, अगर कॉन्सेप्ट सही है तो। आगे देखते हैं। साहू टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग टॉयज एंड पेड 14,400 एज कस्टम ड्यूटी, तो इसने जो जो पे किया है वो लिखना पड़ेगा। अच्छा, एक कस्टम ड्यूटी मैंने बताया था, पोर्ट से क्लियर करवाने के लिए गुड्स को पोर्ट से क्लियर करवाने के लिए ड्यूटी पे करनी पड़ती है, दैट इज कस्टम ड्यूटी, ठीक है।
14,400। अच्छा मुझे ये बताओ, ये 14,400 का जो खर्चा है ये 1000 टॉयज पर है या 900 टॉयज पर है? बड़े ध्यान से बताना, 1000 टॉयज पर खर्चा किया है 14,400 का, या 900 टॉयज पर खर्चा किया है? जितने क्लियर कराएगा उसी पर तो पे करेगा। क्या बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। साहू सेंट अ बैंक ड्राफ्ट टू रोजी एंड कंपनी फॉर 50,000 एडवांस पेमेंट। तो इसने बैंक ड्राफ्ट मतलब चेक दे दिया या डीडी दे दिया, बात एक ही मान लो। हाँ क्या कह रहे थे अब बताओ? नहीं नहीं, चेंज नहीं होती, ये तो पर यूनिट बेसिस पे लगती है ना। तो अगर 1000 यूनिट करवाते क्लियर तो उनका अलग प्राइस होता। अभी जो 14,400 पे किया है वो 900 टॉयज को क्लियर करवाने का पे किया। समझ में आई बात? देखो, साहू सेंट बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट का मतलब आप डिमांड ड्राफ्ट मान सकते हैं। डीडी, डीडी को तो हम चेक की तरह ही ट्रीट करते हैं, बैंक ही ट्रीट करेंगे। होता क्या पता है, चेक और डीडी में डिफरेंस पता है कि नहीं पता है? आज का टाइम चेंज हो गया, हमारे टाइम तो बिना डीडी कोई काम ही नहीं होता था। आपको इवन रजिस्ट्रेशन करवाना होता था आईसीआई का तो भी डीडी बनवाना पड़ता था। आपको कॉलेज रजिस्ट्रेशन करवाना है तो भी हर चीज में डीडी चलता था पहले। आज के टाइम क्योंकि पेमेंट इतना ऑनलाइन हो गया सब कुछ, पहले एक फॉर्म भरने के लिए इतने चक्कर काटने पड़ते थे। यहां से जाओ दिल्ली, प्रोस्पेक्टस लो, फिर उसको फिल करो, फिर वहां पे कोई एडवोकेट ढूंढो, वहीं पे अगर करवाना है। किताबें लेने भी जाना पड़ता था, दिल्ली से घसीट के लेके आनी पड़ती थी किताबें। सोच के देखो कितना मुश्किल जिंदगी जी है हमने, है? वो टाइम देखा है। और आजकल के बच्चे कहते हैं टाइम, हमारे पास भी तो टाइम होता होगा, तब भी तो हम पढ़ाई मैनेज करते थे ना, सारी चीजें मैनेज करते थे। आना जाने में 2 दिन खराब हो जाते थे। और जब ये डीयू के एडमिशन सीयूटी दे रहे हो अभी, ये डीयू के एडमिशन के लिए भी फिजिकली जाना पड़ता था, लाइन लगानी पड़ती थी और उसमें डीडी बनवाना पड़ता था वहां पर। और बैंकों में लाइन होती थी, हर कॉलेज में लगभग लगभग बैंक है, तो वहां बैंक में लाइन अलग है। हाँ कॉलेज में भी बैंक होते हैं अलग अंदर, ब्रांच के अंदर। तो बड़ा सिस्टम जो रहता है हेक्टिक, भाग दौड़ रहती थी। अब तो तुम्हारी बहुत कंफर्टेबल लाइफ है, फिर भी तुम ध्यान नहीं देते पढ़ाई पे। आगे देखो, यहां तक बात समझ में आ गई। एंड लेटर सेंट एन अकाउंट सेल्स showing that 800 toys had been sold। तो सेल कितनी करी है वो लिखते हैं अपन। तो डिलीवरी इतने और इसमें से 800 टॉयज को बेच दिया। समझ में आई? 220 में, मैंने 230 कर दिया आई थिंक, 220 ईच। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय साहू ऑन गोडाउन रेंट एंड एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा। देखो बता रखा है, इसके खर्चे भी बता रखा है। गोडाउन रेंट एंड किस चीज में बता रखा था? एडवर्टीजमेंट। क्या ये गोडाउन से पहले का खर्चा है, गोडाउन के बाद का खर्चा है? बाद का खर्चा। साहू वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5%। कुछ ना बताए तो कौन सा कमीशन है? 5%। आगे, वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर कुड नॉट पे फॉर 5 टॉयज। तो बेड डेप्ट हो गए, 5 टॉयज का पैसा नहीं मिला। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या क्या बनाना है वो देख लो। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट, अकाउंट साहूज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोजी एंड कंपनी, ये बनाना है आपने। Assuming that nothing has been recovered from the insurer due to a defect in the policy, कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला है। साहू सेटल्ड हिज अकाउंट इमीडिएटली। और बाकी ये लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो भी बैलेंस होगा वो बैलेंस नहीं बचेगा, वो उसने पेमेंट कर दी है इमीडिएटली। पिछले वाले क्वेश्चन में ये लिखा नहीं था बट इन्होंने जबरदस्ती एंट्री करी थी, बट इस वाले क्वेश्चन में लिख के दे रखा है कि जो भी बैलेंस होगा वो साहू पे कर देगा। क्लियर यहां तक? आइए, डायरेक्ट अकाउंट बनाओगे या एंट्री करोगे? बोलो क्या करोगे? पहले एंट्री करके फिर अकाउंट। चलिए, सबसे पहले गुड्स भेजने की, अच्छा कंसाइनर की बुक्स ही बनानी, कंसाइनी की तो बोला नहीं है, तो गुड्स भेजने की एंट्री बता दो। कंसाइनमेंट का खर्चा है तो कौन सा अकाउंट डेबिट? एंट्री करते टाइम भी ना लॉजिक को रिवाइज करा करो। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, टू सेल कर नहीं सकते तो टू क्या लिखते हैं? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने के गुड्स? 150 के हिसाब से 1000 टॉय।
1,50,000। नेक्स्ट, गुड्स भेज दिए हमने। इसके बाद क्या हुआ, इसने चेक दिया, एक एक करके एंट्री कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वन बाय वन चले। पहले आपने गुड्स भेजने की एंट्री कर दी, अब इसका एक्सपेंस की एंट्री कर लेते हैं। तो एक्सपेंस की एंट्री क्या हो जाएगी आपके पास, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये दोनों एक्सपेंसेस कर देते हैं 11,500। बात समझ में आई, क्लियर है यहां तक? ये भी हो गई, ये भी हो गई भेजने की। अब इसके बाद आ जाओ, इसके खर्चे की बात कर लेते हैं पहले। तो इसके एक्सपेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, ये एंट्री क्या डालेंगे, कंसाइनमेंट का ही खर्चा है ये भी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है अब, साहू को देना है, तो साहूज अकाउंट। कितने रुपए, दोनों का टोटल कर दो 16,400। खर्चों में तो आएगा, अभी वैल्यूएशन की बात नहीं हो रही है, खर्चे की बात कर रहे हैं अभी हम। ध्यान से देखते जाना एक एक, समझ में आ रही बात यहां तक क्लियर हुआ? अब आप देखते जाओ, यहां पर अपन ने ये वाली एंट्री कर दी, अपन ने ये एंट्री कर दी, अपन ने ये एंट्री कर दी। अब बात आ गई, पहले सेल की कर लेते हैं अपन। अच्छा, उससे पहले लॉस इन ट्रांजिट की कर लेते हैं। एडवांस पेमेंट कर लो। एडवांस पेमेंट की, वैसे तो एक ऑर्डर जैसे जैसे क्वेश्चन देता है उस हिसाब से चल सकते हैं कि ऑर्डर में क्या हुआ, गुड्स भेजे, रास्ते में लॉस हो गया, खर्चे करे, उस हिसाब से चल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कैसे भी कर लो। देखो, सेल की करते हैं पहले, ठीक है, एडवांस पेमेंट की करो। तो एडवांस पेमेंट इसने डीडी दिया, कितने का डीडी दिया था बताना जरा। तो एक्स को दिया बैंक अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट वहीं लिख लेना चाहिए था, बैंक अकाउंट डेबिट किससे मिला, साहू से, टू साहूज अकाउंट। कितना मिल गया, 50,000। ठीक, तो आपने ये एंट्री भी कर दी। अब आपके पास लॉस इन ट्रांजिट, लॉस बाय फायर है, इसको लास्ट में करते हैं। सेल की एंट्री करो। सेल की एंट्री क्या हो जाएगी, इनकम है कंसाइनमेंट की, और किससे लेंगे, साहू से लेंगे। तो साहू डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना 800 इंटू में 220, 220, 176,000, 1,76,000। नेक्स्ट, सेल की एंट्री भी कर दी, एक्सपेंस की भी। अब किसकी, बेड डेप्ट की एंट्री करते हैं। बेड डेप्ट की एंट्री होगी तो किसका खर्चा है, ऑर्डिनरी कमीशन है, किसका खर्चा है, कंजाइनर का खर्चा। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, अरे कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि बुक्स कंजाइनर की बना रहे हैं ना अपन। टू, अब किससे पैसा कम लेंगे अपन, कम मिलेगा, टू साहू। अब साहू से पैसा कम मिलेगा ना अपने को, कितना, 5 टॉयज हैं, तो बताओ 5 इंटू में सेल कितनी करी, 220, 1100 आएगा ना। किसको किया तुमने, ये 150 से क्यों कर दिया, 5 बेचे थे तो कितना नहीं मिला, 5 टॉय का पैसा नहीं मिला, सेल प्राइस 220 रुपए तो नहीं मिले, तो इसका मतलब 1100। तो ये बेड डेप्ट की एंट्री भी कर दी आपने, सेल की भी कर दी है। कमीशन की करते हैं पहले। कमीशन की एंट्री, साहू को कमीशन देना है आपके पास, तो कंसाइनमेंट का खर्चा है, कंसाइनमेंट का खर्चा है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। टू, साहू को देना है, टू साहूज अकाउंट। कमीशन कितना बताओ, 176 का 5%, ये तो समझ में आता है। टोटल सेल पर 88,000, 8,800, ये समझ में आ गया। इसके बाद आपने कमीशन की एंट्री हो गई। अब आप देखते जाओ, सारी यहां से ये एंट्री हो गया, बचा लॉस और आपके पास क्लोजिंग स्टॉक, दो ही बचे हैं। लॉस बाय फायर की एंट्री करते हैं अपन, तो ये कंसाइनमेंट का खर्चा नहीं है, ध्यान रखना। कंसाइनमेंट को तो क्रेडिट करेंगे, इसको पीएनएल में डालते हैं खर्चा, तो क्या तो लिखेंगे, एबनॉर्मल लॉस या तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। एंट्री में कोई डाउट, इंश्योरेंस से कुछ मिला नहीं है,
ये आ जाएगा। देखो अब बनाते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, वैल्यूएशन ऑफ लॉस इन ट्रांजिट। बताओ कॉस्ट कितनी थी, जो जिसका नुकसान हुआ उसका कॉस्ट प्राइस लेंगे पहले तो। कितने टॉयज लॉस बाय फायर, 100 टॉयज इनटू में 150, कितना आ गया 15,000। समझ में आई बात? क्या कंजाइनर के खर्चे ऐड जैसे वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक की करते हैं अपन कंसाइनमेंट स्टॉक की, वैसे ही इसकी करनी है। तो ऐड करेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कंजाइनर के तो सारे लेते हैं। कंजाइनर ने कितने खर्चे करे हैं, टोटल खर्चे 11,500। ये 11,500 का खर्चा कितने के गुड्स पर किया था बताओ, टोटल 1000 टॉयज पर। तो 100 पर कितना 1150। समझ में आ रही है बात या नहीं? कंजाइनर ने टोटल 11,500 का खर्चा किया, कितने पर आपके पास 1000 टॉयज पर, तो 100 पर कितना किया होगा इंटू 100। कंजाइनी का खर्चा देखो फॉर्मेट में है ना, चलना फॉर्मेट सही है भले हो या ना हो। कंजाइनी का कोई खर्चा अप टू गोडाउन तक का है क्या? यस, कस्टम ड्यूटी। बट क्या कस्टम ड्यूटी इन 100 पर खर्च हुई है कि नहीं हुई है? मुझे तो ये बता दो, क्या इन 100 गुड्स पर खर्च की है उसने कस्टम ड्यूटी? नहीं। तो क्या इसकी कॉस्ट में ऐड करूं या ना करूं? ना करें। कितना आ जाएगा 16,150। क्या बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्लियर? तो एबनॉर्मल लॉस कितना आ गया अपने पास, इंपॉर्टेंट बात है आपके पास, 16,150। 16,150 ये बिना कंप्यूटेशन बात बनेगी नहीं। और कंप्यूटेशन कैसे करनी है, जैसे कंसाइनमेंट स्टॉक की करते हैं वैसे ही। क्लियर? नेक्स्ट। अच्छा अब मैं इसको राइट ऑफ करके दिखाऊं या बस रहने दो? कंसाइनमेंट में तो इतनी आनी थी, बट इसको राइट ऑफ करोगे तो एंट्री क्या बनेगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। अगर इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। और अगर इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता तो जितना मिल जाता उतना इंश्योरेंस कंपनी डेबिट करता। इस एंट्री का कंसाइनमेंट से कोई लेना देना नहीं होगा, ये आपके पास राइट ऑफ कर दिया आपने। दिस इज यस। और लास्ट एंट्री किसकी आ गई, कंसाइनमेंट स्टॉक की। तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब क्या इसको भी वैल्यू करना पड़ेगा? यस, जगह है यहां पर। वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। देखो कॉस्ट प्राइस, अच्छा इनवॉइस प्राइस होता तो पहले किस पर वैल्यू करते, इनवॉइस प्राइस पर, बाद में लोड हटाते। अभी कॉस्ट प्राइस है, कितने गुड्स, अच्छा आप देखो मिले कितने थे, 900, 900, 800 सेल कर दिए, कितने बच गए? ये क्या है, स्टॉक में है, तो स्टॉक में 100 है, कॉस्ट कितनी है 150, कितना आ गया 15,000। यहां तक कोई डाउट? एड एक्सपेंसेस, कंजाइनर के खर्चे बताओ। आप कहोगे कंजाइनर ने कितना खर्च किया, 11,500, कितने पर 1000 पर, तो 100 पर कितना 1150। आप कहोगे सर ये तो सेम ही है। कंजाइनी के खर्चे देखते हैं अब। कंजाइनी के खर्चे बताओ कितने थे, अप टू गोडाउन कितना 14,400,
कितने पर किया खर्चा, मुझे तो ये बता दो। 900 पर, ये ध्यान रखना। 14,400 का खर्चा इसने कितनों को क्लियर करवाने के लिए, 1000 को या 900 को? 900, क्योंकि 100 तो पहले ही रास्ते में ही फेंक दिए थे हमने, उनको क्लियर ही नहीं कराया। तो इनटू 100, टोटल बताओ। 17,750। क्या बात समझ में आ रही है? और ये क्यों नहीं लिए, गोडाउन रेंट और एडवर्टीजमेंट, ये बाद का खर्चा था, तो ये आ जाएगा 17,700। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बहुत बढ़िया सवाल था ये। लॉस इन ट्रांजिट को सीखने के लिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास सवाल है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है, उस हिसाब से आपको कर लेना है। डीडी देने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू साहू 50,000। या डीडी का मतलब क्या समझते हैं आप? डिमांड ड्राफ्ट तो पहले से ऑलरेडी पेड होता है, बैंक में डिपॉजिट करो पैसा मिल जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट पता है क्या होता है? पहले बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट कराना पड़ता है, तब चेक के जैसे ही होता है, बैंक लिख कर देता है पेबल टू किस, जो इस पर्सन को होगा। और इसमें सिक्योरिटी होती है, चेक दोगे वो तो आपके पास बाउंस हो सकता है, डिसऑनर हो सकता है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट डिसऑनर नहीं हो सकता, क्योंकि पहले आपने बैंक को पैसा दिया है, तब बैंक ने आपको लिख कर दिया है कि अच्छा पेबल टू दिस, तो बैंक के पास ऑलरेडी पैसा आ चुका है, तो मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? देखिए अब आपने ये करी, तो इन्वेंट्री 17,750 और 16,150, बस इस चैप्टर में ये दो ही चीजें सीखनी है आपने। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन, बाकी सब तो बच्चों का खेल है, ये बाकी सब तो कुछ है ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे को यहां जाके गड़बड़ करता है वो, और इसका कुछ भी नहीं है सिस्टम। सिंपल सी बात थी कि जितना कॉस्ट है वो लो, जितना इसके कंजाइनर के खर्चे हैं प्रोपोर्शनेट लो, और जितने कंजाइनी के अप टू गोडाउन खर्चे हैं, लेकिन अप टू गोडाउन में भी उन गुड्स के ऊपर खर्च होना चाहिए। यहां बच्चा गड़बड़ करेगा, 14,400 को 1,000 पर ले लेगा, यहां गड़बड़ करेगा, वो ले लेगा खर्चा, जबकि उसने लॉस इन जो ट्रांजिट हुआ है उन पर तो कस्टम ड्यूटी पे ही नहीं की है। तो इसलिए अच्छा सवाल था ये। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए चलें आगे। अब क्या करें? अकाउंट बनाएंगे। अपन डायरेक्ट भी बना सकते थे, एक दो क्वेश्चन के बाद तो आप कहोगे सर डायरेक्ट बनाओ, डायरेक्ट। कौन सा अकाउंट बनाए? कंसाइनमेंट अकाउंट या कंसाइनमेंट टू साहू अकाउंट? पूरा लिखें तो ज्यादा बेटर है, कंसाइनमेंट टू साहू। ठीक है, पहली एंट्री देखो, बिना देखे अपन डायरेक्ट एंट्री करेंगे, पोस्ट करेंगे इसके अंदर, ताकि अपनी प्रैक्टिस ऐसी हो, क्योंकि पेपर में इतना टाइम थोड़ी ना होगा कि अकाउंट मांगेगा और अपन जर्नल एंट्री करेंगे वहां, नहीं। पहली एंट्री गुड्स भेजने की थी, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने के गुड्स भेजे ये बता दो बस। 1,150 के हिसाब से 1,50,000। उसके बाद जो कंजाइनर ने खर्चे करे एक्सपेंसेस, आप चाहें तो दोनों का बाइफर्केशन यहां दे सकते हैं कि कितने कितने का क्या क्या खर्चा किया है। फ्रेट 10,000, इंश्योरेंस 1,500, तो यहां लिख दें फ्रेट 10,000, दिस इज 11,500। फिर कंजाइनी ने जो एक्सपेंस करे हैं वो डाल दें टू साहूज अकाउंट एक्सपेंसेस। एक्सपेंस में इन्होंने क्या क्या किया वो भी लिखेंगे। कस्टम ड्यूटी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है और गोडाउन रेंट है। तो कस्टम ड्यूटी तो 14,400, गोडाउन रेंट 2,000। यहीं पर आप बेड डेप्ट की बात भी लिख सकते हैं। बेड डेप्ट कितने का बेड डेप्ट हुआ था? 1,100। यहीं पर आप कमीशन की बात भी लिख सकते हैं, या अलग से कर दें। बताओ साहू का कमीशन कितना आया था? 88,00,00। इतना खर्चा है, इनका टोटल कर लें आप, टोटल। ठीक है, ये हो जाएगा 15,500, 17,500, 25, 26,300 आई थिंक।
26,300। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब इसके बाद सेल की एंट्री पर आ जाओ। तो सेल का पैसा किससे लेंगे? साहू से। दिस इज सेल्स। कितने की सेल करी? 176, है ना? 1,76,000 ये सेल कर दी। यहां तक कोई डाउट? उसके बाद एबनॉर्मल लॉस पर आ जाओ। तो क्या तो आप यहां लिख दिया करो बाय एबनॉर्मल लॉस, या बाय पीएनएल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्किंग नोट नंबर 1, जब वर्किंग नोट बनाए हो तो वर्किंग नोट नंबर डालें। अमाउंट आ गया 16,150, 716,150 आई थिंक। बाय कंसाइनमेंट स्टॉक कितना आएगा? 17,750। देख लो सारे अमाउंट डाल दिए। आप सोच चेक कर सकते हैं कोई एंट्री रह तो नहीं गई है। तो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वाली पोस्ट कर दी थी, भेजने की, एक्सपेंसेस की भी कर दी थी, कमीशन भी कर दी, कस्टम ड्यूटी, गोडाउन रेंट, बेड डेप्ट ये कर चुके हैं, सेल की एंट्री कर चुके हैं, एबनॉर्मल लॉस कर दिया था, कंसाइनमेंट स्टॉक कर दिया था, हो गया। तो कहने का मतलब ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन कर पाएंगे। अब इसका प्रॉफिट या लॉस निकाल लो। अच्छा, उसमें अगर एंट्री करनी थी तो उसकी पेमेंट की एंट्री भी एक करनी पड़ेगी लास्ट में, वो अपन ने नहीं करी। तो अब इसका प्रॉफिट या लॉस बताओ, कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट बड़ी है। कितना आ रहा है? ये मैंने 2 बार क्यों लिख दिया यार एंट्री करते करते। चलिए, हाँ जी, 2,09,900, 2,09,900। This is two profits transferred to P&L account, 22,100 बैलेंसिंग फी। इसमें डालेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। जितना आप बढ़िया से काम करेंगे, साफ सुथरा वर्किंग नोट प्रॉपर तरीके से, उतने नंबर स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलें आगे। और कौन सा अकाउंट बनाना है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट तो नॉर्मल बनेगा। देखो 22,100 ही आ रहा है। तरीका देख लो प्रेजेंटेशन का, वही मिलेगा आपको प्रॉपर तरीके से। एबनॉर्मल लॉस, इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट, वर्किंग नोट नंबर वो डाल दो, सेल वगैरह जो हमने किया परफेक्ट किया है। अब जैसे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, ये बनाना है। और कौन सा बनाना है? इन्वेंट्री, इन्वेंट्री और साहू का अकाउंट बनाना है। तो पहले साहू का बना लेते हैं अपन, बाकी तो छोटे छोटे ही हैं। तो साहू का अकाउंट, साहूज अकाउंट। सबसे पहले सोचो साहू से रिलेटेड पहली एंट्री क्या हुई? गुड्स भेजने के केस में साहू का नाम नहीं आया। चेक जो डीडी रिसीव किया था उसमें आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू साहू, तो बाय 50,000। कंजाइनर ने एक्सपेंस करे, उसका कोई लेना देना नहीं। कंजाइनर ने जो खर्चे करे हैं उसके लिए एंट्री डाली थी अपन ने, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू साहू बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। एक्सपेंसेस कितने डाले? 26,300 डायरेक्ट कर देता हूं मैं। सेल से क्या होगा? पैसा लेना है तो साहू अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट सेल्स। समझ पाए ये एंट्री यहां पोस्ट कैसे हो रही है? पीछे वाली एंट्री ही पोस्ट कर रहा हूं। तो यहां से आप एंट्री वाइज भी चल सकते थे। कंसाइनमेंट टू इसमें आया नहीं, इसमें आया नहीं, इसमें देखो साहू आया था वो कर दिया मैंने। अच्छा 16,400 का क्या है ये? अच्छा मैंने अलग अलग करा था, ठीक है, तो ये एक साथ कर दिया। बैंक टू साहू ये हो गया 50,000, सेल की एंट्री हो गई। और साहू में क्या आया? ये आपके पास 1,100 रुपए क्या था? बेड डेप्ट, ये अपने इसी में ऐड कर दिया। और कंसाइनमेंट टू साहू ये भी इसी में ऐड कर दिया। बस यही आना था आपके पास, पीएनएल टू एबनॉर्मल लॉस और दिस, बस इतना ही आता है। अब क्या हो जाएगा आपके पास? पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो। हाँ, बैंक से पेमेंट कर देंगे तो किधर आ रही है? इधर 176 आ रही है आपके पास में, 1,76,000। कितना आएगा? 99,700 आ रहा है समझ? तो ये आपके पास ये अकाउंट भी बन गया।
चेक कर सकते हैं आप, 99,700। ठीक है, अब ये बना देते हैं अपन, दो अकाउंट और बनाने हैं अपने को, छोटे छोटे बनाने हैं, वो यहीं बन जाएंगे। एक तो बनेगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, एक बनेगा क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक। कंसाइनमेंट स्टॉक की तो एक एंट्री थी, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा, किसी को लेजर में प्रॉब्लम है क्या, पोस्टिंग में? काफी बच्चे लेजर में भी प्रॉब्लम रहती है कईयों को, तो इस चैप्टर के बाद में आपको अकाउंटिंग प्रोसेस वाला चैप्टर करा दूंगा फिर एक दिन। 17,750 बाय बैलेंस क्लोज डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो गया, 17,750। ठीक, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एक ही एंट्री थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने के गुड्स भेजे थे अपन ने, 1,50,000। इसको कहां से कम करेंगे, ट्रेडिंग में आपके पास में, दिस इज टू ट्रेडिंग अकाउंट। जब सेल करते हैं तब भी ट्रेडिंग में ही जाता है, ये क्रेडिट होता है ट्रेडिंग में। जब सेल करते हैं तब भी क्रेडिट होता है, जब एब नॉर्मल लॉस है तब भी ट्रेडिंग क्रेडिट होता है, और जब हमने कंसाइनमेंट पे भेजे तब भी यही होगा, 1.5 लाख, और ये अकाउंट बंद हो जाएगा। ये अकाउंट्स आपके पास बनेंगे, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। देख लीजिए, हो गया, यहां तक देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। छोटा ही है, इलस्ट्रेशन 8। अजय ऑफ मुंबई consigned to Vijay of Delhi goods to be sold at invoice price। अब invoice price का आ गया, to be sold at invoice price which represents, ये क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, goods to be sold at invoice price, इन जिस पर भेजेंगे उसी पे बेचना है। तो अजय ऑफ मुंबई consigned to Vijay of Delhi goods to be sold at invoice price which represents 125% of cost। तो इनवॉइस प्राइस कितना है, 125, मतलब ये हो गया आपके पास 125%, मतलब 25% ऑन कॉस्ट हो गया। बताओ क्या बात समझ में आ गई, दिस इज 1/4 ऑफ कॉस्ट, 1/5 ऑफ सेल या इनवॉइस प्राइस, कैसे भी कह सकता हूं। तो विजय इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10%, विजय को कमीशन मिलेगा 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस प्लस 25% प्लस 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस, मतलब सेल प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस। अगर वो इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पर सेल करेगा तो उसको जितना ज्यादा पर बेचेगा उसका 25% देंगे अपन। बढ़िया सवाल है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा हूं आपको पता चल जाएगा कि सारे क्वेश्चन यहीं से आए हैं। द एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय अजय, तो अजय ने जो खर्चे किए हैं फ्रेट पर, अलग अलग दे रखे हैं, एक साथ ही दे रखे हैं, फ्रेट एंड इंश्योरेंस 10,000। द अकाउंट सेल्स रिसीव्ड बाय अजय शोज दैट द विजय हैज इफेक्टेड सेल्स अमाउंटिंग टू 1 लाख। ध्यान से पढ़ना, इसने सेल कितनी करी है, 1 लाख की, और आगे क्या है ये 75% ऑफ द कंसाइनमेंट। ये जो सेल करी है ना, ये जो गुड्स बेचे हैं, ये 75% को बेचा है इसने, मीन्स 3/4 गुड्स 1 लाख में बेचे हैं। ठीक, आगे देखते हैं, इस सेलिंग एक्सपेंसेस टू बी रियम्बर्स्ड वर 8,000। तो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, तो इसने जो खर्चे किए हैं वो सेलिंग एक्सपेंसेस किए हैं 8,000। 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू 12,500 वर डेस्ट्रॉयड इन द दिल्ली बाय फायर एट द दिल्ली गोडाउन। दिल्ली गोडाउन किसका है, विजय का। तो यहीं पर गोडाउन में जो है वो लॉस हो गया आपके पास 10%
लॉस बाय फायर, और ये जो 10% की जो वैल्यू है ना, ये कितनी है? 12,500। ध्यान से देख लो, ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹12,500 बट destroyed इन फायर एट द Delhi गोडाउन, विजय रेमिटेड द बैलेंस इन फेवर ऑफ अजय, उसने रेमिट कर दिया जो भी बैलेंस है। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड द अकाउंट ऑफ विजय इन द बुक्स ऑफ अजय। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ना पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, प्रॉब्लम तब आएगी जब सोचेंगे। तो अपना काम तो बस यही होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं। कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्या वैल्यू पता है आपको? नहीं। प्रॉब्लम तो ये आ रही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ढूंढनी पड़ेगी वैल्यू। तो अब आप किससे निकालेंगे भाई? 75% बेचा है 1 लाख में, क्या मैं इससे निकाल सकता हूं? क्या ये सारी सेल इनवॉइस प्राइस पे ही है? क्या ये सारी सेल इनवॉइस प्राइस पे? नहीं, ज्यादा पर भी बेचा है तो इससे मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता एक्चुअल में कितने पे बिका है। ये इनवॉइस प्राइस पे, कुछ सेल इसमें इनवॉइस प्राइस पे होगी, कुछ सेल इसमें सेल इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पर भी होगी, तो इससे मैं क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मुझे लॉस बाय फायर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं 75% से डिवाइड करके पूरा 100% निकालूंगा, तो क्योंकि ये जो 1 लाख है ये इनवॉइस प्राइस नहीं है, ये इनवॉइस प्राइस भी हो सकता है और ये उससे ज्यादा भी हो सकता है। इस वजह से मैं इसको क्वेश्चन यहां से सॉल्व नहीं कर सकता हूं, तो मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट क्या, मैं यहीं दिखा देता हूं। हम डायरेक्ट कहेंगे कि 12,500 जो है वो 10% है, बस। तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। ये सबको क्लियर होना चाहिए था कि ये सेल वाले से क्यों नहीं किया। रीजन क्या था कि जो सेल्स है वो सारी सेल इनवॉइस प्राइस पर नहीं है। वो आपको बता रखा है कि कुछ सेल आपने इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पर भी की है, तभी ये कमीशन उसको ज्यादा देने की बात हो रही है। तो इसलिए अपन इस पर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हमें कैलकुलेशन किस पर करनी पड़ेगी? लॉस बाय फायर से, इनवॉइस प्राइस से। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, यहां वाला जो गुड्स भेजने का था। अब खर्चे लेते हैं। तो टू बैंक एक्सपेंसेस, रेट एंड इंश्योरेंस है 10,000, ये भी हो गई। अब इसके खर्चे लेंगे। टू विजय एक्सपेंसेस में आ जाएगा सेलिंग एक्सपेंसेस 8,000, कमीशन भी निकालना है, सेल दे रखी है, विजय अकाउंट दिस इज 1 लाख। समझ में आ गया? सेल तो गिवन थी, तो इसकी एंट्री भी हो गई, इसकी एंट्री भी हो गई। अब कमीशन निकालते हैं। अब आपको ये पता है कि इसकी इनवॉइस प्राइस निकाल सकते हो कि इनवॉइस प्राइस कितनी होगी? टोटल 1,25,000 है, तो उसका 75% कितना हो जाएगा? 93,750 आई थिंक। चेक करो। हाँ, बात समझ में आई कि नहीं आई? 93,750। तो अब आप कमीशन निकालो। 10% ऑन सेल एट इनवॉइस प्राइस, तो सेल एट इनवॉइस प्राइस कितनी की है? 1 लाख पे की है या? ध्यान से देख लो, दोबारा से पढ़वा देता हूं स्टेटमेंट। 10% कहां पे है कमीशन? ऊपर। कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस पर जो सेल है, तो ये टोटल। अच्छा ये बताओ, ये इनवॉइस प्राइस पर रिकॉर्ड करें तो इसका लोड भी तो हटाना पड़ेगा अपने को। समझ में आई बात? अपने इसके लोड की बात नहीं करी अभी तक, लोड हटाना पड़ेगा। तो इस 1,25,000 ये तो क्या है आपका? इनवॉइस प्राइस। अब इसका लोड और बता दो पहले। दिस इज बाय गुड्स सेंट ऑन, इसका लोड कितना होगा?
ये इनवॉइस प्राइस का कितना है 1/5, 25,000। देखो, ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया था। अब यहां देखो, 10% ऑफ सेल एट इनवॉइस प्राइस, अगर इनवॉइस प्राइस पर सेल करता तो कितना, तो सेल प्राइस ये आ गया, इनवॉइस प्राइस आ गया, 3/4 बेचे, जितने 1,25,000 टोटल गुड्स का क्या था, इनवॉइस प्राइस, जितने हमने भेजे थे उनका इनवॉइस प्राइस कितना था, 1,00,000, सॉरी 1,25,000। उस 1,25,000 का 75% बेचा है इसने, तो 75% कितना आ गया, उस 75% का इनवॉइस प्राइस कितना आ गया, 93,750। यही तो आ गया ना, सेल एट इनवॉइस प्राइस करता तो कितना, प्लस 25%, कितने पे की सेल, 1,00,000, इनवॉइस प्राइस कितना है, 97,750, दिस इज 93,750 प्लस 25% मीन्स 1/4 ऑफ 6,250। बताओ कितना आ जाएगा, 15 ऐड कर दो, तो कमीशन कितना आ जाएगा, +8 तो 18,938। तो आपने कमीशन की एंट्री भी कर दी। बताओ, अब एबनॉर्मल लॉस आ गया, तो बाय एबनॉर्मल लॉस, उसकी वैल्यूएशन कर लेते हैं अपन। ये भी वर्किंग नोट में करके दिखाना था, मैंने डायरेक्ट कर दिया। वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ये तो डायरेक्ट ही बता ही रखा है अपने को 12,500, लेकिन ये 12,500 क्या है, इनवॉइस प्राइस है, ये बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 12,500 डायरेक्ट बता रखा है ना, 12,500 क्या है, इनवॉइस प्राइस। एबनॉर्मल लॉस को हम हमेशा किस पर वैल्यू करते हैं, कॉस्ट पर, तो बाय एबनॉर्मल लॉस। तो ये कितना है, 12,500 है, ये आपके पास डिवाइड बाय 125%। इनवॉइस प्राइस क्या, 125%। या आप डायरेक्ट कह सकते थे इसमें 1/5 क्या है, प्रॉफिट, तो 1/5 माइनस कर दो इसका 25,000, तो भी कितना आ जाएगा, 10,000। यहां तक कोई डाउट, बाय कंसाइनमेंट। अब इसकी वैल्यूएशन करनी है, कितने बच गए ये देख लो। हम्म, फ्रेट कहाँ पे, एबनॉर्मल लॉस में फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ये एक्सपेंसेस भी कंसिडर करेंगे बिल्कुल। तो अपन ने ये 10,000, हाँ वर्किंग नोट फिर बनाना पड़ेगा, मुझे लगा डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो फिर आप बना ही लो। वर्किंग नोट नंबर 1, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। सबसे पहले चाहिए कॉस्ट प्राइस, 12,500 डिवाइड बाय 125 इंटू में 100, कितना आ गया, 10,000। ऐड करेंगे एक्सपेंसेस, कंजाइनर के खर्चे, कंजाइनर ने किया 10,000, कितने पर, पूरे 100% पे, और ये कितना है, 10%, कितना आ जाएगा, 1,000। कंजाइनी के खर्चे अप टू गो डाउन है ही नहीं, तो इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस कितना आएगा, 11,000। समझ में आ गया, ये हो गया आपके पास। अब आपको वैल्यूएशन करनी है, वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। देखो, वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, पहले निकालेंगे अपन कॉस्ट प्राइस। देखो कितना रह गया, 75% बेच दिया, 10% लॉस बाय फायर हो गया, तो बाकी बचा 15%। तो टोटल कितना था, 1,25,000 इनवॉइस प्राइस था,
या मैं कह सकता हूँ टोटल 1 लाख के गुड्स भेजे थे अपन ने, यहां से भी अपने को बात समझ में आ गई। तो 1 लाख के गुड्स भेजे थे, इसका कितना परसेंट निकाल दो, 15%, 15,000। आया समझ में यहाँ तक? कैसे भी कर सकते थे आप। अच्छा पहले लेकिन अपन जब इनवॉइस प्राइस पे होता है तो किस पर करते हैं इसको, ये गड़बड़ मत करना। तो यहां क्या लेंगे, इनवॉइस प्राइस। समझ में आई बात? कि जब भी अपन क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस पर सेंड किया हो, इनवॉइस्ड हो, तो उस केस में क्या होगा, इनवॉइस प्राइस लेनी थी। और इनवॉइस प्राइस तो डायरेक्ट ले पाओगे आप, 1,25,000 टोटल है, तो उसमें से कितना परसेंट, 15%। कितना है, 18,750। ऐड करेंगे एक्सपेंसेस, कंजाइनर के खर्चे। कंजाइनर ने खर्चे कितने करे, 10,000। 100% पे तो 15% पे कितने, 1,500। कंजाइनी का कोई खर्चा आएगा क्या, अप टू गोडाउन लेते हैं, कुछ है ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 20,250, 20,250। अब बताओ, इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ किस पर इंक्लूडेड है, इसका। इस पे प्रॉफिट कितना निकाल देंगे, 1/5 ऑफ 18,750, 3,750। देख लो, दिस इज टू स्टॉक रिजर्व, 3,750। और फिर क्या करेंगे, बैलेंसिंग। टोटल बताओ कौन सी साइड बड़ी है, स्टॉक रिजर्व। प्रॉफिट एलिमेंट करना पड़ेगा ना, जब भी गुड्स इनवॉइस प्राइस पे करते हैं तो प्रॉफिट एलिमेंट तो करना पड़ेगा। टोटल कौन सा बड़ा है, डेबिट या क्रेडिट, हाँ बताओ। 1,576 8 यहाँ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। कितना आ गया, बस। आगे बात समझ में? तो आपको इनवॉइस प्राइस में दो चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। इनिशियली अपन इसको इनवॉइस प्राइस पे दिखाएंगे, उसका लोड हटाएंगे। एबनॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट पर ही वैल्यू होता है, ध्यान रखना। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकाली, फिर उसमें खर्चे ऐड जरूर होंगे, वो तो कर ही दिए। और इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक आपके पास में पहले इनवॉइस प्राइस पर वैल्यू करेंगे, उसके बाद उसका प्रॉफिट एलिमेंट। और प्रॉफिट एलिमेंट सिर्फ किस में होता है, ओनली इनवॉइस प्राइस में। खर्चों में हम प्रॉफिट ऐड ही नहीं किया हमने, तो टोटल का 20,250 का बच्चा निकाल देता है, जो कि गलत हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना कि प्रॉफिट एलिमेंट सिर्फ इसमें ही होगा, लोड इसका निकालना है, वो हमने यहाँ निकाल के दिखा दिया। ये कैलकुलेशन को आप यहाँ शो कर सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या तो वर्किंग नोट में शो करो कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व, या फिर आप यहीं पर शो करो, तो आपको कहीं ना कहीं शो जरूर करनी है ना। ठीक है भाई, आगे बात समझ में? चलिए, तो इसी के साथ आपके पास सारे के सारे इलस्ट्रेशंस कंप्लीट हो गए। आज इतना ही करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।